Good morning, students. Today we start our next topic, that is responses to abiotic factors. अपनी previous videos में हमने 4 abiotic factors को study किया. It is temperature, water, light and soil. आज हम study करेंगे responses to abiotic factors. abiotic conditions जो हैं different habitats पर different हैं, वो change होती हैं according to abiotic conditions. बिफोर अब जो हैं हाउ डू द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सच हैबिटेट्स. अब डिफरेंट इतने हार्श हैबिटेट्स भी हैं, फेवरेबल हैबिटेट्स भी हैं. अब वहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे वो उन स्ट्रेसफुल कंडीशंस को मैनेज करते हैं. इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले वी शुड परहैप्स आस्क फर्स्ट व्हाई हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. कैसे ऑर्गेनिज्म बॉदर कर रहा है इतने हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को. वन वुड एक्सपेक्ट दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, बहुत सारी मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए, बहुत सारी स्पीसीज़ को वो सर्वाइव कर रही हैं. मैनी स्पीसीज़ के अंदर एक रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है उनकी बॉडी के अंदर, जो अलाउ करता है ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस और फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस कि वो प्रोसीड करें अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ, और जो ऑर्गेनिज्म है उसकी हेल्प करती हैं उसकी ओवरऑल फिटनेस में, उस स्पीसीज़ की ओवरऑल फिटनेस में. बहुत सारे मिलियन ऑफ ईयर से कोई स्पीसीज़, कोई ऑर्गेनिज्म किसी एरिया में सर्वाइव कर रही है, तो उस स्पीसीज़ के अंदर अडेप्टेशंस डेवलप हो जाती हैं. उसका जो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हेल्प करता है उसकी डिफरेंट जो बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो प्रोसीड करें विद मैक्सिमम एफिशिएंसी, इसलिए वो अडेप्ट हो जाएगी और सर्वाइव करेगी. ओके. अब जो ये कॉन्स्टेंसी है उस ऑर्गेनिज्म में कि वो ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, उसकी जो कंडीशंस हैं टेम्परेचर की ऑप्टिमम है जिस पे वो मैक्सिमम अडेप्टेशन शो करता है, बॉडी के जो फंक्शंस हैं बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल वो अच्छे से परफॉर्म होते हैं, एंड डिफरेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है उसकी बॉडी फ्लूइड्स वो उसके लिए ऑप्टिमम है. आइडियली देन द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट. सो उस टाइम पर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो फिजियोलॉजी है, वो कांस्टेंट हो जाती है, वो चेंज नहीं होती, चाहे वो किसी भी हार्श हैबिटेट पर वो सर्वाइव करे, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है. दैट इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस. मेंटेनेंस ऑफ द कॉन्स्टेंसी ऑफ द फेवरेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस. कि कैसे भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वेरी करे, उसका जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन रहता है, उसकी बॉडी की फंक्शनिंग होती रहती है जिससे वो अडेप्ट कर लेता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे. सपोज ए पर्सन, कोई पर्सन है जो अपनी बेस्ट जो परफॉर्मेंस है उसको शो करता है जब जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है. एट 25 डिग्री सेल्सियस जो पर्सन है उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस होती है. वो चाहता है कि जो टेम्परेचर है वो बस 25 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रहे, ना अप हो इससे और ना ही डाउन हो. तो अब वो कैसे पॉसिबल है, नेचर में तो ऐसा नहीं हो सकता कि ऑलवेज 25 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहे. तो वो पर्सन क्या कर सकता है, वो आर्टिफिशियली इस टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है. हाउ, कैसे मेंटेन कर सकता है, अपने घर पे, अपनी गाड़ी में, अपने वर्क प्लेस पे वो एयर कंडीशनर को यूज़ करके, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, वो 25 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन कर सकता है. इट कुड बी अचीव्ड एट होम, इन द कार, वाइल ट्रैवलिंग एंड एट वर्क प्लेस बाय यूजिंग एन एयर कंडीशनर इन समर एंड हीटर इन विंटर. सो उसकी जो परफॉर्मेंस है टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड थी उसकी परफॉर्मेंस एट 25 डिग्री सेल्सियस. समर में उसने एयर कंडीशनर को यूज़ कर लिया, विंटर में उसने हीटर को यूज़ कर लिया, उसने टेम्परेचर को मेंटेन रखा, उसकी परफॉर्मेंस हो गई मेंटेन क्योंकि टेम्परेचर हो गया मेंटेन. ओके. अब उसका जो होम्योस्टेसिस है वो फिजियोलॉजिकल हुआ, आर्टिफिशियल हुआ.
नो इट इज़ नॉट फिजियोलॉजिकल। उसकी बॉडी ने कोई काम नहीं किया, उसकी बॉडी तो जैसा उसको कंडीशंस मिल रही हैं वो चल रही है उसकी फिजियोलॉजी। अब उसकी होम्योस्टेसिस कैसी है? आर्टिफिशियल, दैट इज आर्टिफिशियल। ओके, इस ग्राफ को हम बाद में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कहते हैं रेगुलेटर्स, दैट इज रेगुलेट। सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, कुछ ऑर्गेनिजम्स मेंटेन करते हैं होम्योस्टेसिस को बाय फिजियोलॉजिकल, अपनी बॉडी के इंटरनल फंक्शनिंग की हेल्प से। कुछ में बिहेवियरल भी, उनका जो बिहेवियर है उसके थ्रू भी वो मेंटेन करते हैं। विच एंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ओके, फिजियोलॉजिकल मीन्स के थ्रू उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है और ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, और कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, दे आर कैपेबल ऑफ सच रेगुलेशन, दैट इज थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन इज कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर and osmoregulation is constant osmotic concentration. Evolutionary biologists believe that success of mammals जो हैं वो मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। सो जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं वो ये सोचते हैं कि जो सक्सेस है मैमल्स की किस वजह से है? इट इज़ ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। मैमल्स अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, उनकी बॉडी में एबिलिटी है और वो सरवाइव कर सकते हैं इन एंटार्क्टिका और इन द सहारा डेजर्ट ऑल्सो। अब किस मैकेनिज्म के थ्रू मैमल्स अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं? ह्यूमन बींग्स कैसे रेगुलेट करते हैं? ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं? मैमल्स में आते हैं। वी मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कितना है हमारा कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर? इट इज 37 डिग्री सेल्सियस। अब समर में तो टेम्परेचर और ज़्यादा हाई हो जाता है और विंटर्स में डाउन हो जाता है, तो कैसे मेंटेन होता है? इन समर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर, तो क्या होता है? वी स्वेट, हमें पसीने आते हैं और उससे क्या होता है? इवेपोरेशन होती है, कूलिंग इफेक्ट होता है। जैसे कि सिमिलरली डेजर्ट कूलर इन ऑपरेशन, डेजर्ट कूलर ऑपरेट होता है वैसे ही, और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। स्वेटिंग हेल्प करती है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करने में इन समर। अब विंटर्स में जो टेम्परेचर है वो 37 से लो हो जाता है, तब क्या होता है? शिवरिंग, कंपकपाहट होती है हमें। तो वो शिवरिंग भी एक काइंड की एक्सरसाइज है जो प्रोड्यूस करती है हीट को और रेज करती है बॉडी के टेम्परेचर को, जो हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ओके, अब ह्यूमन बींग्स में तो ऑर्गेनिजम्स में तो है ही एडेप्टेबिलिटी। अब जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में शिवरिंग स्वेटिंग नहीं होती, they do not have such mechanism to maintain their internal environment. Okay, next type of organisms are conformers, that is conform. 99% of animals or nearly all plants वो मेंटेन नहीं कर सकते, they cannot maintain a constant internal environment. उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है जैसे जैसे उनके एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है। एक्वेटिक एनिमल्स, जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है बॉडी फ्लूइड्स की, वो चेंज होती है विद दैट ऑफ द जिस वाटर में वो प्रेजेंट है, उस वाटर की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के साथ उनकी बॉडी के फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन भी चेंज होती रहती है। सिमिलरली कंसिडरिंग द बेनिफिट्स ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट टू द ऑर्गेनिज्म, अगर हम बेनिफिट्स को देखें, कंसिडर करें कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वी मस्ट आस्क व्हाई दीज कन्फॉर्मर्स इवॉल्व क्यों नहीं हुए रेगुलेटर्स में? इसको हम रिकॉल करेंगे ह्यूमन एनालॉजी वी यूज्ड अबव, मच एज दे लाइक हाउ मैनी पीपल। अब हमने स्टडी किया था कि जो पर्सन है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है और वो मेंटेन करता है आर्टिफिशियली
अपने घर पे, अपनी गाड़ी में, अपने वर्क प्लेस पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन समर बाय एयर कंडीशनर एंड विंटर बाय हीटर। अब सभी ऑर्गेनिजम्स क्या ऐसा कर सकते हैं? ऑल ह्यूमन बींग्स? नो, क्योंकि सभी एयर कंडीशनर को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारी बॉडी में हम सभी आर्टिफिशियली अडेप्टेशन नहीं शो कर सकते। हमारी बॉडी में क्या है? स्वेटिंग है और शिवरिंग है। मैनी सिंपली स्वेट इट आउट and resign themselves to suboptimal temperature in the hot summer months. थर्मोरेगुलेशन एक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, थर्मोरेगुलेशन एक एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब जो स्मॉल एनिमल्स हैं जैसे कि श्रूज हैं, हमिंग बर्ड्स हैं, जो वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उनमें क्या प्रोसेस है? हीट लॉस और हीट गेन। हीट लॉस हो रही है, हीट का गेन हो रहा है। इट इज़ ए फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। सिंस स्मॉल एनिमल्स, अब स्मॉल एनिमल्स हैं, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, उनमें लार्ज सरफेस एरिया है रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम। स्मॉल एनिमल्स का सरफेस एरिया लार्ज है रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम। दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट। उनकी जो बॉडी है उससे हीट लॉस होती है वेरी फास्ट जब बाहर कोल्ड होती है। देन दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी, तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती है टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म। हीट लॉस एंड हीट गेन इज़ ए फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। स्मॉल एनिमल्स का लार्ज सरफेस एरिया है रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, तो उनको ज़्यादा जो है बॉडी हीट लूज़ करनी पड़ती है जब बाहर ठंड हो रही है, उनको ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती है टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म के थ्रू। सो ये मेन रीज़न होता है कि वाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन द पोलर रीजन, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही लो है, वहाँ पर स्मॉल एनिमल्स क्यों नहीं फाइंड आउट होते? इस सब रीज़न की वजह से। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन जो कॉस्ट और बेनिफिट्स हैं ऑफ मेंटेनिंग ए कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट दे आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। कुछ स्पीसीज ने इवॉल्व कर ली एबिलिटी अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की, बट ओनली ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, बट इन लिमिटेड रेंज में, और कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में वो एबिलिटी डेवलप हो पाई, और बाकी सभी किस में आएंगे? वो बन गए रेगुलेटर्स, और बाकी सभी किस में आएंगे? कन्फॉर्मर्स में, जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। ओके।